ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जी नहीं। ये एक ऐसी साजिश की हकीकत है जो विश्वसनीय है, भयानक है और 100% सच्ची है। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। अच्छा, जब MK अल्ट्रा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई साइंस फिक्शन फिल्म, है ना, जिसमें कोई सरकार है जो छिपकर लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर रही है। लेकिन सच तो अक्सर कल्पना से कई ज्यादा अजीब और डरावना होता है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक असली सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम था। चलिए, इसकी तह तक चलते हैं। तो पहला सेक्शन है एक पुष्टि की गई साजिश। और देखिए, ये समझना सबसे जरूरी है कि ये कोई थियरी नहीं है, ये वो सच है जिसे आधिकारिक तौर पर माना जा चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रोजेक्ट था क्या? असल में ये CIA का एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम था जो, सुनिए, 20 साल तक चला। इसका मकसद वैसा नहीं था जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि किसी को दिमागी गुलाम बना लिया, नहीं, बल्कि ये अनैतिक इंसानी प्रयोगों की एक लंबी सीरीज थी जिसकी सबसे बड़ी विरासत उसका नैतिक पतन ही था। सेक्शन 2, शीत युद्ध का डर। अब सवाल उठता है कि भाई इतने खतरनाक प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब उस दौर के डर में छिपा है। जरा 50 के दशक के माहौल को समझिए। दुनिया 2 सुपर पावर्स के बीच बटी हुई थी। अमेरिका को ये डर सता रहा था कि कहीं सोवियत संघ और चीन ने दिमाग को कंट्रोल करने की कोई तकनीक न बना ली हो। फिर जब कोरियाई युद्ध में अमेरिकी सैनिकों ने अजीब बयान दिए तो इस आग में जैसे घी पड़ गया। एक तरह की ब्रेन वॉशिंग रेस शुरू होने का खतरा मंडरा रहा था। और इसी डर और घबराहट के माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा सब कुछ बन गई। नैतिकता, मानवाधिकार, ये सारे सवाल जैसे पीछे छूट गए। और बस इसी सोच ने MK अल्ट्रा जैसे प्रोजेक्ट के लिए दरवाजे खोल दिए। सेक्शन 3, भयानक वास्तविकता। चलिए अब बात करते हैं उस खौफनाक सच्चाई की जो जांच में सामने आई। और याद रखिए, ये कोई अंदाजा नहीं है, ये सब दस्तावेजों में दर्ज फैक्ट्स हैं। 1975 में चर्च कमेटी की जांच ने सब कुछ पलट कर रख दिया। जो बातें सामने आईं वो सच में दिल दहला देने वाली थीं। जरा सोचिए, आम लोगों को उनकी जानकारी के बिना LSD जैसी ड्रग्स दी जा रही थी। कैदियों को, यहाँ तक कि मानसिक रोगियों को भी इन प्रयोगों का निशाना बनाया गया। और ये सब कहाँ हो रहा था? विश्वविद्यालयों और अस्पतालों जैसी जगहों के पर्दे के पीछे। इन बेरहम एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कम एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई, CIA के ही एक वैज्ञानिक, फ्रैंक ओल्सन। और इतनी क्रूरता, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स, इसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। मतलब सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने अनैतिक प्रयोगों के बाद भी CIA माइंड कंट्रोल का कोई भी भरोसेमंद तरीका नहीं खोज पाई। ये प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह फेल था। सेक्शन 4, एक दोहरी विरासत। तो इस प्रोजेक्ट का अंत कैसे हुआ और इसने हमारे लिए क्या छोड़ा? इसकी विरासत दो तरफा है। इसमें भयानक नुकसान भी है और अनजाने में हुए कुछ सुधार भी। इतने सालों तक इसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों समझा जाता रहा? इसकी वजह है, पहली, CIA ने सबूत मिटाने के लिए लगभग सारे दस्तावेज जला दिए थे। दूसरी, जो पीड़ित थे उनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। और तीसरी, सरकार खुद सालों तक झूठ बोलती रही। ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। सिर्फ इसलिए कि किसी बात को साजिश कहा जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो झूठी ही। इस प्रोजेक्ट का असर दो धारी तलवार जैसा था। एक तरफ इसने पीड़ितों को जिंदगी भर का दर्द दिया और सरकार में लोगों के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा अजीब लगता है। इसी स्कैंडल के सामने आने के बाद इंसानी प्रयोगों को लेकर कड़े नियम कानून बने। आज जो हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट या सूचित सहमति की बात करते हैं, वो एक कानूनी ज़रूरत है और हर रिसर्च को एक एथिक्स बोर्ड से गुजरना पड़ता है। इसी घटना ने वो लकीर खींची कि सरकारें अपनी हदें पार ना कर सकें। और अब सेक्शन 5, आज के लिए सबक। तो आखिर इतिहास की इस भयानक घटना से आज हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। अगर हम MK अल्ट्रा की तुलना इतिहास की दूसरी त्रासदियों से करें, जैसे जापान की यूनिट 731 या अमेरिका का टस्कीगी सिफिलिस अध्ययन, तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। हर बार एक बड़े मकसद का बहाना बनाया गया, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा तो कभी वैज्ञानिक तरक्की, और इसी बहाने इंसानी गरिमा को कुचला गया। और अंत में ये सबक,
MK अल्ट्रा हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि सत्ता पर लगातार नजर रखना और उससे सवाल पूछना कितना जरूरी है, क्योंकि जिस पल हम ये करना बंद कर देते हैं उसी पल अगले MK अल्ट्रा का जन्म होता है।